हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो अपन ने एड्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में, और एड्जॉर्प्शन क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया था। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि एड्जॉर्प्शन का कारण क्या है। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं इसको आप, अधिशोषण का कारण। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि क्या होता है अधिशोषण का कारण। तो ये डायग्राम में आप बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक, इस डायग्राम के अंदर मान लीजिए ये एक पात्र लिया हमने, ठीक है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है। अब देखो यहां पर जो अंदर जल का मॉलिक्यूल है, मान लीजिए अंदर का मॉलिक्यूल है, इनसाइडेड मॉलिक्यूल, इसके ऊपर चारों ओर से अट्रैक्शन फोर्स लगता है सभी डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल है, क्योंकि अंदर का मॉलिक्यूल है, तो इसको चारों ओर से जल के अणु घेरे हुए रहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब ऑक्यूपाई हो जाता है तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा इसके लिए अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जब सभी दिशाओं में अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो नेट फोर्स जो है यहां पर, नेट अट्रैक्शन फोर्स या रिजल्टेंट अपन बात करें, वो कितना है? 0। ठीक है, बट अगर अपन बात करें कि कोई सरफेस का मॉलिक्यूल है बेटा, इस सरफेस के मॉलिक्यूल के देखो, इस साइड में कोई मॉलिक्यूल होगा तो वो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर कोई मॉलिक्यूल होगा अट्रैक्ट करेगा, इधर कोई मॉलिक्यूल होगा वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नीचे की साइड कोई मॉलिक्यूल होगा इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, बट ऊपर कोई नहीं है। यानी कि जो सतह का अणु होता है उसके ऊपर कोई अणु नहीं होता, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पर असंतुलित बल लगते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, और इनका परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स जो है ना वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में परिणामी बल लगता है ना बच्चों, ये फोर्स ही क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है एड्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपन। ठीक, कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, द रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब होता है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये वाटर क्या है? वाटर की सरफेस पे कोई आके इकट्ठा होगा तो वाटर क्या हो गया? एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे, ठीक है,
रेजिडुअल फोर्स यानी अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि नीचे की डायरेक्शन की ओर उनका रिजल्टेंट है। द रेजिडुअल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ एब्सॉर्बेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन का कॉज होता है, एड्सॉर्प्शन का जो कारण है ये है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी की। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एड्सॉर्प्शन क्या है, कैसे होता है। तो सीधा मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ऊष्मागतिकी के आधार पर अधिशोषण के स्वतः होने की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एड्सॉर्प्शन इज spontaneous. Adsorption is spontaneous. Explain on, या फिर adsorption is spontaneous explain by thermodynamics। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक जो है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने 11th क्लास को पढ़ा है। ठीक है, 11th क्लास को पढ़ा, इसका मतलब आपके मन में होगा कि सर हम तो सब 11th पढ़ के आए। मुझे पता है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ के आए। पर 11th क्लास में जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है और थर्मोडायनेमिक्स में जिन्होंने गिब्स एनर्जी इक्वेशन को पढ़ा है, उनसे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा और समझ में भी उनको आ पाएगा जिनको मैं बोल रहा हूँ। अब भैया किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ के भूल गया है, किसी के नोट्स को गाय खा गई है, कुछ भी है, तो फिर जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखे और आगे बढ़े, ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो देखो थर्मोडायनेमिक्स में अपन बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एक इक्वेशन आती है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे अपन गिब्स एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं और 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं स्पॉन्टेनिटी को। अपन वहां पर सारे पॉसिबल केसेस में एक टेबल बना के आपको बताता हूं। ठीक है, चलो अब इसमें जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मान लीजिए नहीं पढ़ा है 11th में, उन गरीबों के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कौन क्या है। तो देखो डेल्टा जी जो है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी है। गिब्स कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ बताया था, ये समझ लो। अब वो क्या बता के गए एनर्जी के बारे में, तो उसका नाम क्या हो गया, गिब्स एनर्जी। डेल्टा का मतलब डिफरेंस होता है और डिफरेंस हमेशा ज्यादा में से कम को लिखा जाता है, तो इसकी वैल्यू होती है G2 माइनस G1। ये केवल उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ पाए थे, पहली बार जिंदगी में उनको सुनने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपन, ठीक, दूसरे फंक्शन की, डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, डिफरेंस ही होगा, मगर किसका है ये, चेंज इन एंथैल्पी। और इसकी वैल्यू कैसे लेते हैं थर्मो में, H2 माइनस H1, यानी एंथैल्पी को H से लिखा जाता है। T आपका टेम्परेचर होता है, क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। आप बोल रहे हो अरे सर ये तो मेरे को पहले से याद था, बहुत अच्छी बात है बेटा, कम से कम कुछ तो याद निकला। डेल्टा एस यानी डेल्टा मतलब डिफरेंस है, बट एस को बोलते हैं एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, डिसऑर्डर होता है, रेंडमनेस होती है। ठीक, ये तो इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने कि ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए बेचारे जो 11th में बिजी थे अपनी जिंदगी जीने में। अब 12th में बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ना तो पड़ेगा, 12th में आंसर लिखना है तो आपको केवल यहीं से स्टार्ट करना होगा। ठीक है ना, चलो तो मैं ये मिटा देता हूं, ये मैंने फालतू में लिखा है, बस ये समझ लो आप। ठीक, चलो
अब आंसर करना है इस क्वेश्चन का, तो कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले आंसर में अपन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन होती है, ये अपन जानते हैं। अब देखो नाउ बहुत ध्यान से समझना, एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात एकदम बिल्कुल दिल पे बिठा लेना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब हिंदी में बोले तो ऊष्माक्षेपी। और जिन बच्चों ने मेरे से 11th में पढ़ा था उनको पता चल गया होगा कि एक्सोथर्मिक क्या होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी बाहर जाती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। ऐसा प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर से अंदर आती है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। राइट, चलो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कौन? एड्सॉर्प्शन। ठीक, सो अब बात करेंगे, इसलिए देखो एक्सोथर्मिक के समझ में आया और भाषण दो इस पे। ठीक, चलो एक्सोथर्मिक कैसा हुआ? देखो जब भी अपन बात करते हैं कि कोई एब्जॉर्बेंट है, उसकी सरफेस पे कोई गैस का मॉलिक्यूल आके बैठ गया, कोई लिक्विड जो है उसका मॉलिक्यूल आके बैठ गया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम होती है यानी कि हीट बाहर निकलती है। तो डेल्टा एच जहां जहां एक्सोथर्मिक होता है वहां पर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन हीट कितना होता है? कम, यानी नेगेटिव आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जब भी एड्सॉर्प्शन होता है तो एंट्रोपी कम होती है। उसका कारण क्या है एंट्रोपी कम होने का? क्योंकि एंट्रोपी कम इसलिए होगी क्योंकि पहले गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, रैंडमनेस ज्यादा है, एंट्रोपी ज्यादा है। अब क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा तो यहाँ पे जैसे सरफेस है इस पे आके सारे मॉलिक्यूल बैठ जाएंगे, तो चिपक जाएंगे मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल हो या गैसेस मॉलिक्यूल हो। तो कोई मॉलिक्यूल एक जगह फिक्स हो चुका है, यानी अब वो अस्त व्यस्त नहीं है, अब रैंडमनेस कम हो रही है, यानी कि डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डेल्टा एस की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होगी दोस्त? नेगेटिव। अब यहाँ पर टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन में लो रखा जाता है, याद रखना। लो टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर पे तो क्या होगा? वो घूम जाएंगे, मतलब वापस मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे वहां से उस सरफेस से और दूसरी जगह चले जाएंगे। तो टेम्परेचर लो रहता है। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट करते हैं अपन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नेगेटिव है माइनस टेम्परेचर बाहर ही रहेगा, और यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? माइनस। देखो ये वैल्यू नेगेटिव ही है मगर ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब यहां पर एक कंडीशन होती है कि टेम्परेचर जब लो होता है उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे? टी डेल्टा एस से। टी डेल्टा एस से टेम्परेचर लो हो तो ये कंडीशन लगती है, 11th क्लास में बताया था मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में। अब टेम्परेचर लो है, उसी की बात कर रहे हैं अपन प्रोसेस में। तो डेल्टा जी बराबर क्या आएगा? ये सॉल्यूशन हो चुका है। टेम्परेचर लो है उस केस में, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये रहेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, जैसे माइनस का 10 है मान लो और ये प्लस का 8 ही है, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का। तो इसका मतलब डेल्टा जी क्या आना है आपका? फाइनली अल्टीमेटली नेगेटिव। और किसी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आ जाता है तो अपन कहते हैं कि वो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, स्वतः प्रवर्तित होता है। और यही आंसर इसमें आपको बताना था। ठीक है, कि डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, इट मींस प्रूव हो चुका है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे अपन डेल्टा जी इज नेगेटिव मींस adsorption is spontaneous।
प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपन बात करेंगे अगली क्लास में आगे जो भी पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए तब तक आप कंटिन्यू।